सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर संबंधित फर्स्ट यूनिट के शिक्षण के उद्देश्य। दोस्तों, वैसे तो शिक्षण के उद्देश्य देखे जाए तो बहुत हैं और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, लेकिन आज कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जो फर्स्ट पेपर है उसकी 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में सभी का यूनिट के बारे में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, तो वह हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आज जो पहली यूनिट है उसमें सबसे पहले शिक्षण होता है, तो शिक्षण के ही उद्देश्य क्या है ये भी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य में दोस्तों कुछ मैंने यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं जो नॉर्मली है। जैसे मान लिया शिक्षण ऐसा हो जिससे छात्रों के जीवन निर्णय में सहायक हो। जब भी हम कोई एजुकेशन या शिक्षण करते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य में एक सबसे पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है कि बच्चों को या ऐसा शिक्षा दी जाए जिसके वह जीवन निर्णय में सहायक हो सके। ऑप्शन नंबर दूसरा है, शिक्षण ऐसा हो जो जिज्ञासु मन को विकसित करे। एजुकेशन का मतलब ये है दोस्तों, किसी को कोई शिक्षा जब किसी सब्जेक्ट की दी जाती है तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसने सीखा है और उसको अधिक सीखने की कोशिश करे, या उसका ऐसा मन हो जाए जिज्ञासु के वह कुछ और जानने की कोशिश करता रहे। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, यानी कि शिक्षण छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करे। सबसे मेन यही होता है, जिस राष्ट्र का नागरिक जो है शिक्षण होता है या उसका उस नागरिक का व्यक्तित्व उच्च कोटि का होता है तो वह देश भी एक उच्च कोटि का माना जाता है। तो शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है, जो किसी को भी शिक्षा दी जाए उसका व्यक्तित्व जो हो वो एक उच्च कोटि के दर्जे का होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है, शिक्षण छात्रों की सोच शक्ति विकसित करे। कहने का मतलब ये है, जो शिक्षण कराया जा रहा है उससे छात्रों की सोच शक्ति बढ़े, सोचने का दायरा बढ़े, सोचने की शक्ति जो बढ़े वह पॉजिटिव बढ़े, ना कि नेगेटिव। इस चीज़ का भी ध्यान शिक्षण में रखा जाए। 5 नंबर पॉइंट है, शिक्षण छात्रों की सोच स्तर में वृद्धि करे। एक तो होता है सोच शक्ति विकसित हो, दूसरी है सोच स्तर, यानी कि व्यक्ति जो शिक्षण ग्रहण कर लेता है तो उसकी सोच शक्ति तो विकसित होनी चाहिए, लेकिन सोच का एक स्तर भी होना चाहिए। किस स्तर का सोच रहा, जिस देश के जो नागरिक हैं सोचने का जिनका जितना ऊंचा स्तर होगा या काम को करने का जो स्तर अच्छा होगा या ऊंचा होगा, वह देश उतना ही विकसित या ऊंचा माना जाएगा। छठा पॉइंट है, शिक्षण ऐसा हो छात्रों के व्यवहार को रूपांतर करे, यानी कि जो उनका पहले शिक्षण किसी भी शिक्षण को लेने से पहले जो उनका व्यवहार था और शिक्षण लेने के बाद जो पहला वाला व्यवहार था उसमें चेंज आना चाहिए। शिक्षण का मेन उद्देश्य यही माना जाता है। समग्र शिक्षण का उद्देश्य अधिगम होता है, यानी कि जो भी हम शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य होता है अधिगम या लर्निंग या सीखना, ये जानकारी हासिल करना। तो इसमें उद्देश्य में भी यही आता है, जब शिक्षण किया जाए तो उसका मेन उद्देश्य अधिगम होना चाहिए। अधिगम को अलग अलग शब्द से हम जानते हैं। 8 नंबर पॉइंट है, शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समग्र शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षण तभी पूर्ण माना जाएगा जब शिक्षण देने वाला समक्ष हो, उसके विषय में गहरी जानकारी हो और शिक्षण देने की विधियाँ तरीका और जो भी शिक्षण कौशल उसको आने चाहिए। तो यह भी एक शिक्षण के उद्देश्य में आता है। 9 नंबर पॉइंट, शिक्षण का मूल अर्थ शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षण एक उद्देश्य की व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करने पर कहना मतलब शिक्षण का उद्देश्य एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से है, शिक्षा होगा प्राप्त कर परिवार समाज राष्ट्र वृद्धि में किसी न किसी क्षेत्र में योगदान करे। कुल मिला के ये है, जैसे विशेष क्षेत्र है
विशेष क्या बहुत सारे क्षेत्र हैं, कोई मेडिकल क्षेत्र में, कोई इकोनॉमी क्षेत्र में, कोई सैनिक क्षेत्र में, कोई शांति क्षेत्र में, कोई किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसके शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने परिवार, समाज, अपने नागरिकों को, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान करना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य यह भी हो, या शिक्षण इस तरह का दिया जाए छात्रों को कि वह अपने देश के विकास में जिस क्षेत्र में भी वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका योगदान हो विकास करने। शिक्षण के उद्देश्य में मानव व्यक्तित्व के सर्वग्राही विकास करे। शिक्षण ऐसा होना चाहिए मानव के चारों तरफ का विकास किया जा सके, यानी सर्वगुणीय विकास हो सके। 13 नंबर पॉइंट है, शिक्षण के उद्देश्य में विशिष्ट विषय का अध्ययन करे और ज्ञान प्राप्त भी शामिल है। शिक्षण के उद्देश्य में यह भी आ जाता है जो विशिष्ट विशेष प्रकार के सब्जेक्ट हैं उनका ज्ञान प्राप्त करे और उनसे ज्ञान प्राप्त करे। 14 नंबर पॉइंट, शिक्षण के उद्देश्य में मूल्यांकन भी शामिल है, यानी शिक्षण ऐसा हो जिसमें मूल्यांकन किया जा सके। जब तक किसी भी शिक्षण का मूल्यांकन नहीं होता तो उसको शिक्षण को पूर्ण नहीं माना जाता। अब मूल्यांकन के बाद ही जो है शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है। यह मूल्यांकन ही यह बताता है जो शिक्षण किया गया है उसका कितना प्रभाव रहा है, और शिक्षण देने वाला और शिक्षण लेने वाले को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसका मूल्यांकन किया जाए। अगर मूल्यांकन करने पर शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता या उस तरह का छात्र जो है शिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते जानकारी, तो समझा जाएगा कि जो शिक्षण का उद्देश्य है वह प्राप्त नहीं हुआ। यह तो दोस्तों एक तरह से साधारण कर्तव्य या शिक्षण के उद्देश्य। अभी हम देखते हैं दोस्तों, क्या हुआ, हाँ, ये तो दोस्तों इसके साधारण उद्देश्य हो गए। अब ये कुछ वैज्ञानिक भी हैं या कुछ शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से शिक्षण के उद्देश्य दिए हैं। जैसे कुछ जो शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने माना शिक्षण के 3 स्तर के उद्देश्य हैं या प्रस्तावक हैं। जैसे स्मृति लेवल का, स्मृति लेवल जो हार्वर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, दूसरा बोध लेवल जो मॉरिसन द्वारा, और तीसरा है चिंतन लेवल हंट द्वारा। शिक्षण के उद्देश्य में ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के भी उद्देश्य हैं, जैसे इसको कोग्निटिव डोमेन बोलते हैं, ये हार्वर्ड का है। भावात्मक ज्ञान से अफेक्टिव जो डोमेन बोलते हैं मॉरिसन का है। और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र जो है ये हंट के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं ज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र यानी कोग्निटिव डोमेन, उसके द्वारा शिक्षण के क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें 6 स्तर बताए गए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा उपयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव डोमेन के द्वारा 6 स्तर जो बताए, इसमें पहले ज्ञान, किसी भी वस्तु का ज्ञान होना। जब ज्ञान हो जाता है यानी नॉलेज हो गई तो उसके बाद उसको समझा जाता है, बोध किया जाता है, कंप्रिहेंसिव किया जाता है। ज्ञान होने के बाद जिस प्रकार एक आपने समझा यह टीवी है, जैसे टीवी आपको पता चल गया टीवी है, फिर उसके बाद आप टीवी को क्या करेंगे, बोध कंप्रिहेंसिव करेंगे। टीवी है, यह बिजली से चलता है, इसके लिए एंटीना चाहिए, इसके लिए DTH का कनेक्शन चाहिए, इसके लिए एक सेटअप बॉक्स चाहिए, या इसके लिए एक कहने मतलब आप उसके बारे में थोड़ा कंप्रिहेंसिव करेंगे। फिर उसके बाद आप जब समझ जाएंगे तो उपयोग यानी कि एप्लीकेबल, फिर उसको चलाएंगे टीवी को। जब तक आपको टीवी के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसका बोध नहीं होगा, तो फिर आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते यानी कि उपयोग नहीं कर सकते। फिर आप उसको लाइट चलाएंगे, लाइट से चलाएंगे तो उसको चलाना सीखेंगे। फिर उसके बाद जैसे आपने अपने टीवी को सब कुछ समझ लिया, चला लिया, देख लिया, फिर अगर आपका नॉलेज शिक्षण के अनुसार बढ़ता है आगे तो इसके विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब एनालिसिस करेगा, भाई ये कैसे बना, इसमें क्या क्या आइटम लगा है, इसमें ट्यूबलाइट लगी है, इसमें लाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा है, इसमें सेटअप बॉक्स लगा है, इसके कहाँ से इसमें जो टावर आते हैं। फिर जो है विश्लेषण के बाद संश्लेषण करेंगे और उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। जो मूल्यांकन में आपको यही आ जाएगा
आपने पता कर लिया सेटअप बॉक्स होता है, ये ऐसे काम करता है, पिक्चर ट्यूब होती है, इस तरह कलर आते हैं, ये सब एक तरह का आपका ज्ञानात्मक। दूसरा हो गया भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसको अफेक्टिव डोमेन भी बोला जाता है दोस्तों। इसके जो है 5 उद्देश्य हैं या 5 इसके लेवल हैं। एक है आग्रहण रिसीव, दूसरा प्रतिक्रिया रिस्पोंडिंग, तीसरा आकलन वैल्यू, चौथा है संयोजित करना या ऑर्गेनाइजिंग करना, पांचवा है निरूपण करना, इसको करेक्टराइजेशन करना। इसमें क्या भावात्मक में सबसे पहले जो भावात्मक एक पीरियड है हमारा, या भावात्मक जो हमारा एक लेवल है, उसमें क्या होता है, कुछ भावनाएं आदमी के अंदर आती। आपने कुछ चीज़ किसी चीज़ को भावात्मक तौर पे आपने सोचा या रिसीव किया, आग्रह किया, फिर उसके बाद आपने उस पर प्रतिक्रिया की, आपके मन में कोई विचार आया या ऐसी भावना आई, फिर आपने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिट किया, फिर उसका वैल्यू आपने मूल्यांकन किया कि इसके वैल्यू क्या है और किस तरह इसके किया जाता, फिर उसको समायोजित किया, उसका फिर करेक्टराइज, उसका एक आपकी जो भावनाएं थी आपने उसको रिस्पॉन्सिबल किया, वैल्यू किया, फिर समायोजित किया, उसके बाद निरूपण, उसका एक तरह का कुछ शब्द निकाल के या एक तरह की कोई नई चीज़ खोज के रख दी। तीसरा जो है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, जिसको साइकोमोटर डोमेन भी बोला जाता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में जो है टोटल 5 उद्देश्य हैं, इसमें भी पहले में 6 फिर 5। इसमें क्या प्रतिरूपता, फिर हस्तकौशल, तीसरे पर परिशुद्धता, चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति और 5वां है प्रकटीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो है मनोसंचालित है। प्रतिरूपता, सबसे पहले इमिटेशन यानी कि किसी भी वस्तु की एक आपके सामने आकृति बनती है। आकृति का मतलब जैसे बताऊं, आपने जो है जंगल में सारस को देखा, आपने उसकी एक जो है क्या हो गई, प्रतिरूपता बन गई कि सारस जो ऐसा होता है, इसकी गर्दन इस तरह होती है, पैर इतने पतले होते हैं, एक तरह देखते ही आपने उसकी प्रति अपने मन में एक छाप बना ली। फिर हस्तकौशल क्या करेंगे, आप अब उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। मान लिया आपने एक लकड़ी ली, आपने उसको बनाने की कोशिश की, आपने कुछ काटा फीटा, शुरू में बहुत इसका इतना अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उस जो लकड़ी थी या जो भी लिया आपने, उसको थोड़ा सा उस तरह बनाने की कोशिश की। जैसे मान लिया हस्त कष्टकार होते हैं। फिर हस्तकौशल, आपने मैनिपुलेशन किया, यानी उसको बार बार बनाया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो जो पहले बनाया था आपने उसमें कुछ शुद्धता आ गई। फिर परिशुद्धता हुई, क्या बार बार जब आप करोगे तो उसमें परिशुद्धता आ जाएगी। जिस प्रकार आप अभी किसी जैसे श्रीनगर में गए, कहीं पे भी गए, आपने क्या लकड़ी की बनी सेम टू सेम चीज़ों को देखो, जैसे बत्तख होती है, बिल्कुल आपको लगेगा कि बत्तख की तरह बनी हुई, सारस की तरह बनी हुई है। गेंडा लकड़ी का, जैसे आसाम में जाते हो वहाँ पर जो प्रसिद्ध है आसाम का काजीरंगा पार्क में जो एक सींग वाला गेंडा होता है, तो वहाँ पर लकड़ी के गेंडे मिलते हैं और आप देखोगे तो इतने सुंदर सुंदर बने होते हैं कि आपको लगता है कि अगर दूर से फोटो किसी सीनरी के आगे रख के खींच दिया जाए तो लगेगा कि वो ओरिजिनली है। तो क्या है, धीरे धीरे जो है इसमें हस्तकौशल करते करते परिशुद्धता आ जाती है और स्पष्ट अभिव्यक्ति, एक बार को जो है आप एक तरह के जो है आर्टिकुलेशन बन जाते हैं और लास्ट में उसमें प्राकृतिकरण यानी नेचुरलता आ जाती है, बिल्कुल नेचुरल ही लगने लगता है। तो मनोज्ञान। फिर उसके बाद आते हैं एडरसन और करतबूल के अनुसार जो है शिक्षण के कुछ उद्देश्य बताए हैं, इन्होंने 4 बताए हैं। पहला तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण का उद्देश्य है एक इन्होंने बताया है तथ्यात्मक ज्ञान। कहने मतलब जो शिक्षण दिया जाता है उसमें प्रत्येक छात्र को तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाए और तथ्यों के अनुसार ही बात की जाए। तो तथ्य किसी भी चीज़ के बारे में जानना एक जो है उसका सूक्ष्म रूप मानते हैं। जब तक आपको किसी व्यक्ति को किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ के बारे में तथ्यों का ज्ञान नहीं होता तो माना जाता है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं। और जब तथ्यों का ज्ञान हो जाता है, तथ्यों पे बात की जाती है, तथ्यों का मतलब फिजिकली बात की जाती है, फिजिकली देख के, फिजिकली ज्ञान प्राप्त करके, तो उसको तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। दूसरा वैचारिक ज्ञान। वैचारिक ज्ञान का मतलब ये है ऐसे विचार उत्पन्न हो जिससे समाज का कल्याण हो, और विचार आने से ही सब चीज़ को उदय हुआ। पहले कोई भी लिखित चीज़ नहीं, चाहे वेद हो, चाहे ऋग्वेद हो, कुरान हो, कुछ भी हो, पहले किसी न किसी के मन में कुछ विचार आए और उन विचारों को ही बाद में मौखिक रूप से बोला। मौखिक के बाद जब आदमी को ज्ञान हुआ एक लिपि का,
मानव को, तो उसने लिपि के तौर पर लिख दिया और उन विचारों को हम पढ़ रहे हैं, उनसे शिक्षा। तो ऐसे ही आगे भी विचार व्यक्ति के मन में आए हैं। तीसरा जो है प्रक्रियात्मक होना चाहिए और चौथा जो है मेटा काग्निक होना चाहिए। इसमें दोनों तरह के मिला होता है, तो ये उनके द्वारा है चारों। फिर है गेंगने और बिश के अनुसार, ये जो है इन्होंने भी जो है कुछ शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो गेंगने और बिश के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य जो निर्देशात्मक उद्देश्य निम्न है। बौद्धिक कौशल होना चाहिए। बौद्धिक कौशल का मतलब यही है कि उसका ज्ञान का विकास हो, उसको बोध होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट से। दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीति, उसको ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त लेने की एक रणनीति का ज्ञान हो, तभी वह शिक्षण कर सकता है इनके अनुसार। मौखिक सूचनाएं, यानी कि ज्ञान को मौखिक, जिस प्रकार के लेक्चर मेथड है कि ज्ञान को मौखिक तौर पे भी लेना भी आना चाहिए और मौखिक तौर पे दूसरों को देना भी आना चाहिए। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता उसकी होनी चाहिए। जब तक शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वह किसी भी प्रकार का शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता, या कर सकता तो उसका वो लेवल नहीं होगा जो उद्देश्य शिक्षण का है। दूसरा मनोदृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये आ जाता है, जो इन्हों के जो गेगन और बिश के अनुसार है मनोदृष्टि। किसी दूसरे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं रखा है, लेकिन मनोदृष्टि के बारे में गेगन ने बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं बताता हूँ किसी व्यक्ति का शिक्षण लेने में उसकी मनोदृष्टि क्या है। अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र भी अगर उसकी मनोदृष्टि है, वो चाहता है कि मेरे को ये चीज़ लेना ही लेना है, जैसे कि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग की मनोदृष्टि है कि मेरे को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना है रिजल्ट और पास करना है, वो दोस्तों उसकी मनोदृष्टि है अच्छी तो वह पक्का प्राप्त करेगा। लेकिन जिसकी मनोदृष्टि नहीं है, वो सोचता है क्या लेक्चरर बनना, क्या प्रोफेसर बनना, क्या बेकार का पढ़ना। तो सबसे पहले शिक्षण में एक ये भी उद्देश्य होना चाहिए, मनोदृष्टि। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने कोशिश की है शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हैं, सिंपल उद्देश्य है जो नॉर्मली बोले जाते हैं, उसके बाद किस शिक्षाविद ने क्या उद्देश्य बताए हैं और उनका लेवल क्या है, किसने क्या दिया है, इस वीडियो में पूरा एक साथ मैंने उद्देश्य देने की कोशिश की। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें, और आप मेरी इस वेबसाइट पर भी इस संबंधी मैटर पढ़ सकते हो। नेट संबंधी आपको बहुत सारा वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। मैं यह तो नहीं कह सकता दोस्तों आप जो मेरे मटेरियल को या मेरा स्टडी जो मैंने दोस्तों कहीं ये ऐसा नहीं है किसी किताब, मैंने जितनी भी नेट क्वालिफाई किया, मैंने जो भी किताबें पढ़ी, जहाँ से मेरे को टॉपिक अच्छा लगा, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए उनमें से मेरे को लगा इसमें से ये पूछा गया है, इसमें ये पॉइंट था, ये पॉइंट बार बार आया, वो इस तरह के नोट्स बनाए हैं। उन्हीं नोट्सों के आधार पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आप जिस तरह के मैंने उद्देश्य पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के उद्देश्य किसी बुक में मिल जाए तो मेरे को बता देना कि एक साथ ही इतने लोगों का दिया है। ये अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चनों से छांट के शॉर्ट करके जो नोट्स बनाए उसके आधार पर वीडियो दे रहा हूँ। और अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, शिक्षण के उद्देश्य से कोई क्वेश्चन आ गया तो इनसे अलग मुश्किल ही 1-2 पॉइंट, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम ऐसा कुछ अलग चीज़ें आती हैं, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग है, समझ है शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे, उसको राइट कर दें। लेकिन जब तक आप शिक्षण के उद्देश्य नहीं समझेंगे, किसी भी टॉपिक को आप ढंग से याद नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तो आंसर देना मुश्किल है। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825072295, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।